गाइज व्हाट्सअप, आई एम शालिनी। वेलकम टू बसल ट्यूटोरियल। सो गाइज यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके मंडे टू सैटरडे। आपका फ्राइडे और सैटरडे को नहीं आ पाया था वीडियो, इसलिए संडे को अभी ये वीडियो डाल रहे हैं। तो आज का पहला सवाल है आपका, ये मिक्स क्वेश्चन का वीडियो है आपका। तो आज का पहला सवाल है, द सिचुएशन इन विच टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इज नोन एज। तो बताइए ऐसा ये जो सिचुएशन है आपका टोटल रेवेन्यू जहाँ पे इक्वल होता है टोटल कॉस्ट के, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक ये कंपटीशन, एकाधिकार प्रतियोगिता, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, ब्रेक इवन पॉइंट, अ परफेक्ट कंपटीशन। तो बताइए क्या कहा जाता है इस चीज़ को, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? देखिए, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप बंसल ट्यूटोरियल की आप साइट पे जाके भी इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली टेलीग्राम पे इसका सारा पीडीएफ अवेलेबल है। देखिए, पीडीएफ आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड करने से क्या होगा, आप मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज कर पाओगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको चीज़ें याद हो जाएगी। आप यहाँ समझोगे और फिर उसके बाद पढ़ोगे तो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसलिए बेटर है कि आप टेलीग्राम से इसको ज़रूर डाउनलोड करें। और आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, बताइए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है इक्वल होता है रेवेन्यू के। मतलब प्रोडक्शन को बनाने में जितना खर्चा लग रहा है और जितना पैसा आ रहा है वो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा, नो प्रॉफिट और नो लॉस की कंडीशन होगी। मतलब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। तो यही है। देखिए, आप इसको ना आप इसको इस तरह से भी बना सकते हो, ट्रायल मेथड से भी यूज़ कर सकते हो। आप एक एक ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। बेसिकली एलिमिनेशन मेथड का यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। देखिए, यहाँ ये पूछ रहा है रेवेन्यू इक्वल टू कॉस्ट होगा। तो देखिए, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन तो होगा नहीं। मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, जहाँ पर एक ही बायर होता है, नंबर ऑफ सेलर होते हैं। तो बायर क्या करता है, सेलर क्या करता है, सॉरी, सेलर एक ही होता है। फिर से समझिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, सेलर एक ही होता है, बायर काफ़ी सारे होते हैं। तो सेलर क्या करता है, अपने हिसाब से बायर पे कॉस्ट लगाता है, प्राइसेस लगाता है उसके प्रोडक्ट का। तो ज़्यादा प्राइस भी होता है अगर प्रोडक्ट का, तो भी से बायर को खरीदना पड़ता है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो सिचुएशन को? तो ये क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो गया आपका। तो यहाँ पे तो इस पॉइंट पे तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा आपके सेलर को। तो इस टाइम पे तो आपका प्रॉफिट जो है वो लॉस का कंडीशन नहीं होगा कि प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, ना प्रॉफिट है ना लॉस वाला कंडीशन तो नहीं है आपका। कॉस्ट इक्वल टू रेवेन्यू वाला कंडीशन तो नहीं है, जितना कॉस्ट लग रहा है उससे इक्वल टू में उतना ही रेवेन्यू आ रहा है। यहाँ क्या होगा, कॉस्ट कम भी लग रहा होगा तो भी रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा होगा। आप समझ सकते हो सिचुएशन को? तो ये तो ऑप्शन कट गया आपका। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट क्या होता है, इसमें होता है इकोनॉमी में जो एग्रीगेट आपका डिमांड होता है वो इक्वल टू सप्लाई होता है। मतलब जितना डिमांड बायर कर रहे हैं उतना ही सप्लाई हो रहा है इकोनॉमी में भी। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। देखिए, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है कि नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स, मतलब जो भी बाय करना चाहता है प्रोडक्ट को वो किसी भी सेलर से खरीद सकता है। यहाँ मार्केट में क्या होता है, कंपटीशन जो होता है परफेक्ट होता है। देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंपटीशन जो है वो परफेक्ट है। मतलब जितने लोग भी चाहें वो इकॉनमी में आ सकते हैं कहीं से भी और अपना सामान बेच सकते हैं, सामान बना सकते हैं, उनको पूरी तरह से आज़ादी मिली हुई है। तो ये भी कट गया। तो आपका क्या बच गया, ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट में का कंडीशन जो होगा, इसमें क्या होगा, लॉस भी नहीं हो रहा है और प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है। तो दोनों चीज़ें ही नहीं हो रही है। जो आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है वो इक्वल होगा रेवेन्यू से। चलिए, नेक्स्ट सवाल है आपका पॉलिटी से। इसका क्वेश्चन है आपका, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस अ नंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मेंबर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट उनको डिसमिस कर सकते हैं। तो किसके अंदर कर सकते हैं, विद द कंसेंट ऑफ
स्पीकर से पूछ के, स्पीकर का मन होगा, स्पीकर से सहमति लिया जाएगा और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा देंगे प्रेसिडेंट। या फिर इमरजेंसी कंडीशन के अंदर, आपातकालीन परिस्थितियों के अंदर, या फिर रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पे कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं भाई इनको हटाना है, आप हटा दो। या फिर उनका जब खुद का मन करेगा कि भाई इस बंदे को हटाना है, मेरा मन नहीं भर गया है इस बंदे से, और ऐसा करके वो सोच के इसको हटा देंगे। तो बताइए क्या ऑप्शन है जो सही है आपके लिए, आपके अनुसार? प्रेसिडेंट किससे सहमति लेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटाने के लिए, मंत्रिपरिषद के सदस्य को हटाने के लिए? तो इसको आंसर है रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो आर्टिकल 75 है, ये जो है इसका जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि गवर्नमेंट जो किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको अपॉइंट किया जाता है आपके प्रेसिडेंट के द्वारा, और उनको हटाया भी जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। उनको नियुक्त किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और फिर हटाया जाता है प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से। दे ऑल्सो डिसमिस फ्रॉम काउंसिल मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे ओनली शब्द है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन पर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सदस्य को हटाया जा सकता है। इस बात की आपको ध्यान रखना है। और ये एक आर्टिकल किस आर्टिकल से पता चलता है? आपके आर्टिकल 75 बताता है इस चीज को। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच लेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज ड्रामेटिकली। तो ड्रामेटिकली जो है आपका कौन से लेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है? आयोनोस्फेयर में, आयन मंडल में, आपके एक्सोस्फेयर में, बाह्य मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, समताप मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में, क्षोभ मंडल में। तो उसका ऑप्शन आपके सामने है, आप इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए जब भी आप कोई क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखो तो आप सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, या तो एक कॉपी पेन आप साथ में लेके बैठो, आप उसमें सारे ऑप्शंस का आंसर लिखो कि आपका ऑप्शन ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, और क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, साथ में ही टिक लगाते चलो। और या फिर कमेंट सेक्शन में लिखो। तो क्या होगा, आंसर के एंड में आपको जब पूरा क्वेश्चन जब आप देख लोगे तो उसके एंड में आपको अपना स्कोर्स पता चलेगा। स्कोर पता चलने से क्या होगा, आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है और आपको कितनी तैयारी करनी है, और किस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ आपका स्कोर नहीं आ पा रहा है, और कौन सा टॉपिक में बेसिकली आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो इससे क्या होगा ना, आपका टॉपिक वो इवेंचुअली आप पढ़ोगे और वो क्लियर हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते हैं, एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से पूछता है। जो टॉपिक आपका एक बार आ गया है उस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस टॉपिक को कम से कम आप क्लियर कर लो, तो आपका जो होगा जीएस का आंसर आपका नहीं गलत होगा। ओके तो इसका आंसर है आपका आयोनोस्फेयर। जो आयोनोस्फेयर होता है सबसे ऊपर वाला लेयर होता है। आप यहाँ देख सकते हो, पहला है ट्रोपोस्फेयर, दूसरा है आपका स्ट्रेटोस्फेयर, और तीसरा है मेसोस्फेयर, और फिर थर्मोस्फेयर, फिर आपका आयोनोस्फेयर यहाँ पे है, फिर एक्सोस्फेयर सबसे ऊपर है। तो आयोनोस्फेयर आपका जो यहाँ पे है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर है, और यहाँ पे सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन होता है जो कि हीट करता है रैपिडली। द सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन हीट इट रैपिडली, तो इसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है, और गैशियस जो मटेरियल अवेलेबल होता है वो आयनिक स्टेट में होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन वाले स्टेज में होता है। आपस में मॉलिक्यूल्स टकराते रहते हैं, रिएक्ट करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स टकराएंगे तो क्या होगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो आयोनोस्फेयर में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। ट्रोपोस्फेयर जहां हम रह रहे हैं वो ट्रोपोस्फेयर हो गया आपका, स्ट्रेटोस्फेयर जस्ट उसके ऊपर वाला लेयर हो गया, और उसके ऊपर मेसोस्फेयर हो गया। तो आप देखो 12 किलोमीटर तक आपका ट्रोपोस्फेयर है, फिर आपका 45 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है। वैसे ही मेसोस्फेयर देखोगे आप तो 85 किलोमीटर तक है, फिर थर्मोस्फेयर आपका 300, और फिर एक्सोस्फेयर आपका 600। ओके तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन सा लेयर कौन से नंबर पे है ऐसे भी पूछ लेता है, तो आपको इस क्वेश्चन का याद रखना है आंसर। फिर आपका ये क्वेश्चन है, द बैटल दैट लेड टू द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, the second battle of Tarain, the first battle of Panipat,
द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो बताइए किसने भारत में जो मुस्लिम सत्ता की नींव रखने का वाली लड़ाई कौन सी थी, कौन सी लड़ाई के अंदर भारत सरकार मतलब भारत में मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई। तो बताइए ये है आपके ऑप्शन। तो ये ऑप्शन है आपका आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ था वो फाउट हुआ था, लड़ा गया था थानेश्वर में, हरियाणा के पास एक जगह है ये। वो 1192 में लड़ा गया था। किसके बीच में हुआ था? तो राजपूत आर्मी जिसके अंडर जो किसके थे, पृथ्वीराज चौहान के अंदर जो राजपूत आर्मी थी वो, और आर्मी ऑफ मोहम्मद गौरी, बेसिकली इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। और पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को, पृथ्वीराज चौहान वॉज डिफीटेड बाय गौरी, गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और इस तरह से मुस्लिम जो एम्पायर है उसकी नींव रखी गई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी उससे ही रिलेटेड है। देखिए क्वेश्चन जो है सेम है, किस तरह से घुमा के पूछा गया है आप देख सकते हो। हु डिफीटेड हुम इन द सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192 AD। तो बताइए पृथ्वीराज चौहान डिफीटेड मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनी डिफीटेड पृथ्वीराज, पृथ्वीराज डिफीटेड मोहम्मद गजनी, और मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज। देखिए गौरी और गजनी है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है, एक्साइटमेंट में क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और आप देख सकते हो सेम टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, तो टॉपिक अगर एक बार आप क्लियर कर लोगे तो आपका आंसर गलत कभी नहीं होगा। तो बताइए इसका आंसर क्या है? अभी हमने डिस्कस किया है, इसका आंसर तो आप लोगों में से किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है सेकेंड बैटल ऑफ जो तराइन हुआ था 1192 का, वो राजपूत रूलर पृथ्वीराज चौहान जो डिफीट हुए थे मोहम्मद गौरी से, मतलब मोहम्मद गौरी ने डिफीट किया था, हराया था आपके पृथ्वीराज चौहान को। फिर क्वेश्चन है आपका CAD स्टैंड्स फॉर, CAD का मतलब क्या होता है बताइए? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिकोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो बताइए इसका आंसर क्या है, क्या सही है इसका आंसर? आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है आपके लिए। तो इसका आंसर है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD का मतलब है कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द यूज ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज करके क्रिएट किया जाता है 2 और 3 डायमेंशनल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और फिजिकल ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी एक ऑब्जेक्ट है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 2D और 3D में बनाया जाता है कि भाई ये 2D और 3D में ये ऐसा लगने वाला है, ये जो बेसिकली जो ये प्रोजेक्ट है, जो भी आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट है ये ऐसा दिखेगा, ऐसा इसको बनाया जाता है आपका इस प्रोग्राम का यूज करके। सो गाइज नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एग्रोनॉमी इज द प्रैक्टिस ऑफ रेजिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्रॉप प्लांट्स, एग्रीकल्चर और फ्रूट प्लांट्स ओनली। तो बताइए एग्रोनॉमी जो है प्रैक्टिस वो किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है एग्रोनॉमी क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आपका एग्रीकल्चर। एग्रोस का मतलब हो गया एग्रीकल्चर और नोमोस का मतलब हो गया रूल। जहां भी नोमो वर्ड हो, नोमी हो, नोमोज हो, उसका मतलब हो जाएगा रूल्स। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? ऑल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एग्रोनॉमी। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में हम यहाँ पे एग्रोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड आयरन प्रोड्यूसेस आयरन सल्फेट। तो जो है कॉपर और सल्फेट और आयरन का जो रिएक्शन होता है बेसिकली कॉपर सल्फेट और आयरन में, तो क्या प्रोड्यूस होता है? आयरन सल्फेट और क्या दूसरा जो प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है? आपको ऑप्शन में बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मतलब आयरन सल्फेट और कॉपर प्रोड्यूस होता है जब कॉपर सल्फेट और आयरन का क्या होता है आपका रिएक्शन होता है। तो उसका आपका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, CuSO4 कॉपर सल्फेट, Fe आयरन, तो FeSO4 आयरन सल्फेट हो गया और Cu हो गया आपका कॉपर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है
BCG वैक्सीनेशन इज टू बी गिवन टू ए न्यू बॉर्न बेबी। तो जो BCG वैक्सीनेशन है वो न्यू बॉर्न बेबी को कब दिया जाता है? इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, विद इन 48 आवर्स, विद इन 7 डेज और विद इन 6 मंथ्स। तो बताइए कब दिया जाता है ये जो BCG का वैक्सीन है न्यू बॉर्न चाइल्ड को? देखिए ये ऑप्शन तो आपका कट गया, आपको ये तीनों ऑप्शन में देखना है कि कब दिया जाता है न्यू बॉर्न बेबी को। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है विद इन 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर न्यू बॉर्न बेबी को ये वैक्सीन दिया जाता है। ये बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस डिजीज से बचाने के लिए दिया जाता है। तो बेसिल कैलमेट ग्यूरिन एक वैक्सीन का नाम है, ये BCG जो वैक्सीन है इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है बेसिल कैलमेट ग्यूरिन। तो इसको दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए बच्चों को। आज का आपका आखिरी सवाल है, एन एंटीजन इज, एंटीजन क्या है? द रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, द ऑपोजिट ऑफ एंटीबॉडी, द स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी, द रेसिड्यू ऑफ ए एंटीबॉडी। तो बताइए किस क्या है एंटीजन? देखिए अपना स्कोर जरूर एनालाइज करें, कहाँ आपका जो है वो गलती हो रहा है, कहाँ आपको और स्कोर करना है, ये आपको ज़रूर खुद से ही एनालाइज करना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को इम्प्रूव कर सको। तो इसका आंसर है द स्टिमुलस ऑफ एंटीबॉडी। जो एंटीजन है वो आपका एंटीबॉडी को बढ़ाता है। ये फॉरेन सब्सटेंस है जो स्टिमुलेट करता है कि एंटीबॉडी और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, उसको बढ़ाता है एंटीबॉडी का। और एंटीबॉडीज़ क्या है? एक प्रोटीन है जो प्रोड्यूस किया जाता है लिम्फोसाइट्स के द्वारा एज ए रिजल्ट ऑफ स्टिमुलस बाय एन एंटीजन। अगर एंटीजन ने बढ़ाया एंटीबॉडी के प्रोसेस को तो लिम्फोसाइट क्या करेगा? ये एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगा। और एंटीबॉडी क्या है? तो एंटीबॉडी एक तरह का प्रोटीन है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम लिम्फोसाइट्स के बारे में बात करें तो लिम्फोसाइट्स है एक वाइट ब्लड सेल दैट आर ऑल्सो नोन एज ऑल्सो वन ऑफ द बॉडी मेन टाइप्स ऑफ इम्यूनी सेल। देखिए हमारे बॉडी में काफ़ी सारे इम्यूनी सेल हैं जो हमको इम्यून करता है, हमको बाहर के फॉरेन जो भी आ रहे हैं आपके जो हमला कर रहे हैं, बाहर के जितने भी वायरसेस उनसे बचाता है बेसिकली। तो लिम्फोसाइट एक तरह का वाइट ब्लड सेल है जो कि बॉडी का बहुत ही मेन हिस्सा है जो आपका इम्यूनी सेल का। तो ये मेड कहाँ होता है? ये बोन मैरो में होता है और फाउंड इन द ब्लड, और ब्लड में मिलता है और लिम्फ टिश्यू में मिलता है। और इम्यूनी सिस्टम इज ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सेल्स। इम्यूनी सिस्टम क्या है? एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ, बहुत ही जटिल नेटवर्क ऑफ सेल है जो नोन एज इम्यूनी सेल्स दैट इंक्लूड लिम्फोसाइट। और इम्यूनी सेल्स में ही इंक्लूड होता है आपका लिम्फोसाइट। तो गाइज आई होप आपने ये सीरीज एंजॉय कर रहे हो आप ये सीरीज। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, उनके भी चीज़ें काफ़ी सारी क्लियर होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इसकी PDF डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। कोई डाउट्स है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज। हम फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ।